आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कमेटीज से रिलेटेड। ठीक है। अभी तक जो है हमने डिफरेंट कमेटीज देखी, एक ऑडिट कमेटी देखी, हमने रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में जिक्र किया था, नॉमिनेशन कमेटी का भी जिक्र किया हमने। तो बेसिकली कमेटीज होती क्या है, ठीक है, और उनके पर्पस क्या होते हैं कंपनी में। तो आज हमने उसको ओवरव्यू करना है। तो अगर हम देखें तो कमेटी को डिफाइन जो है ऑथर ने इस तरीके से किया हुआ है कि आपके पास कमेटी बेसिकली क्या है, कहता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल who are appointed to administer, discuss or make reports concerning a subject। कि आपके पास जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स अपॉइंट किए जाते हैं, किसके लिए अपॉइंट की जाती हैं कि वो जो है एडमिनिस्टर करें, डिस्कशन करें उस पर, और उसके अलावा जो है रिपोर्ट्स बनाएं जो उनको एक सब्जेक्ट खास मिला हुआ है, जिस मकसद के लिए उनको हायर किया गया है, जिस मकसद के लिए उनको जो है यहाँ पे बिठाया गया है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है अभी रिसेंटली रमजान में क्या था कि कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए, जो चांद देखेगा। तो अब वहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट लोग इकट्ठे हुए थे। उनका मकसद क्या था कि वो जो है क्या करेगी कि तमाम के तमाम जो है डिसीजंस लेगी, मैनेज करेगी, लोग उनके पास आएंगे डिफरेंट अपने जो है जिन्होंने शहादतें देनी होती हैं वो आएंगे, वो अपने बयान देंगे और फिर उसको देख के वो एक रिपोर्ट बनाएगी और फिर वो क्या करेगी, अपना फैसला सुनाएगी। तो आपके पास कमेटी का मकसद क्या हुआ, बेसिकली कि जो है आप एक खास मकसद के लिए एक चीज को डिजाइन करते हो जो क्या करती है कि लोगों के लिए जो है एक रिलायबल सोर्स भी समझा जाता है कि अगर वन पर्सन जो है डिसीजन लेगा तो वो इतना रिलायबल नहीं कंसिडर किया जाता, लोग इतना उस पर जो है रिलाई नहीं करते, वो उसको हेस्टी डिसीजन कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब खास वो जो पर्सपेक्टिव होते हैं तो उसके लिए वो कमेटी तश्कील देते हैं जो क्या करते हैं कि वो एक प्रॉपर रिपोर्ट के साथ आपको जो है क्या करती है, उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करके बताती है और उस पर आपको डिस्कशन प्रोवाइड करती है। और कमेटीज की जो कुछ बातें होती हैं जो उसमें इन्वॉल्व होंगी कमेटी की में, तो वो क्या होंगे कि टेन टू बी परमानेंट और एटलीस्ट लॉन्ग टर्म। ठीक है, कि कमेटी जो है जो बनाई गई है वो परमानेंट होगी या फिर क्या होगा कि उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा कम अज कम। ठीक है, कि इस तरीके से नहीं होगी कि शॉर्ट टर्म पे बना ली गई। कुछ सिचुएशन में ये भी होता है कि कुछ खास जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए भी कमेटीज तश्कील दी जाती हैं। तो वो भी किस लिए बनाई जाती हैं कि वो उन मसाइल को प्रॉपर तरीके से डील कर लें। सो जब वो मसाइल हल हो जाते हैं तो उस कमेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम कंपनीज की कमेटीज का जिक्र करें तो जैसे हमने ऑडिट कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी का जिक्र किया, तो वो आपके पास परमानेंट होती है क्योंकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से जो है उन पे लागू किया गया है कि आपने प्रॉपर कमेटीज बनानी होंगी। दूसरी बात, हैव अथॉरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है, आप उनको जो है कहते हो कि आप इन मसाइल को देखो, ऑडिट रिलेटेड इश्यूज को देखो, रिम्यूनरेशन रिलेटेड इश्यूज को देखो, तो जाहिर सी बात है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी भी देनी होगी कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसके बाद कहते हैं कि फॉलो वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, और उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे मैंने आपको जो है ईद के चांद के बारे में कहा, तो वो क्या करते हैं, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो फॉलो करेंगे, शहादतें लेना, उनको कंफर्म करना, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। तो एक तरीकाकार उनको बना के दिया गया है कि जिसको वो फॉलो करेंगे और वो कमेटी उस पर अमल करेगी। सो अब कमेटी के अगर मेंबर जो है चेंज होते हैं या जो भी होता है, प्रोसीजर पड़ा हुआ है, हर बंदा उसी प्रोसीजर के जरिए से सारे के सारा काम परफॉर्म करेगी। लास्ट में कहता है प्रोवाइड अ वे ऑफ मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस बाय इन्वॉल्विंग की इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई इस तरीके से स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो, जैसे आपके पास जो है नैब और इनके इश्यूज होते हैं, तो वो अपनी जो है कमेटीज जब तश्कील दी जाती है किसी केस के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है नैब और इनसे जो है राय लेते हैं, क्या जी चले एक केस आ गया उनके पास, तो वो क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि एक कमेटी तश्कील दे दो जो इसकी इंक्वायरी करेगी। तो इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी, वो नैब के साथ जो है कांटेक्ट कर सकती है, वो जो है गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, उनसे जो है हेल्प ले सकती है और उसके बाद वो क्या करेगी, एक फाइनल डिसीजन की तरफ आएगी। क्योंकि इनका काम क्या है, एक प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना और उसको डिटेल में देखना। इसके बाद कहते हैं कि पर्पस क्या है कमेटी के। तो डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं कमेटी के, ठीक है, जिसमें जो है उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास कंसल्टेशन है। ठीक है, आपने जो ऑडिट कमेटी बना ली है या रिम्यूनरेशन कमेटी बना ली है, वो आपको कंसल्टेशन भी दे सकती है। ठीक है, वो आपको जो है एडवाइजेस भी दे सकती है कि आपने किस तरीके से करना है काम, कोई अगर इशू आ जाता है तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो आपने इसके लिए बनाई हुई है। जैसे हमने कहा था कि आपके पास क्या करती हैं कि ज़्यादातर कंपनियां जो
पब्लिक ओवरसाइट कमेटी भी बनाती है, तो वो किसकी होती है कि उनको गाइड करती है। फिर हमने एथिक्स के बारे में कहा था कि एथिक्स कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। सो एथिक्स रिलेटेड अगर आपको कोई कंसर्न्स हो, कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते, तो आप क्या करते हैं कि एथिक्स रिलेटेड कमेटी के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि इस किस्म की जो है प्रॉब्लम है, हमें कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, कौन सा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। सेकंड बात कहता है प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन। जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको एडवाइस देंगे और आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देंगे उस एक्टिविटी से रिलेटेड। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी जो है कमेटीज बैठी होती हैं कि अगर कोई इशू अराइज होता है तो वो लोग उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपको क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट से हेल्प नहीं या जैसे भी करते हैं। नंबर फोर्थ कहता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री एक्सचेंज टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो आ जाता है आपके पास, ठीक है, कि अगर न्यू आइडियाज जनरेट करना हो या नए अप्रोचेस अपनाने हो कि जी हमें जो है किस तरीके से ऑडिट कंट्रोल करना होगा, उसमें फ्रॉड्स को कैसे कंट्रोल करना होगा, तो वो जो है सारे के सारे बैठ जाएंगे वहाँ पे, जो है अपने आइडियाज देंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली जो है सब अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, फिर उस पर क्रिटिक्स होंगी और उसमें से जो बेस्ट मिलेगा उनको, वो आइडिया जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि रिलेइंग डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शंस, आपके पास जो है जितनी लेयर्स कंपनी के अंदर बनाई गई हैं उसको वो फॉलो कराएगी, ठीक है, कि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए से हो रही है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। डायरेक्टली जो है वो हेस्टी डिसीजंस नहीं होंगे, बल्कि हर बंदा अपनी राय देगा, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंगली उनसे जो है कंफर्मेशन करेगा और फिर कहीं जाके वो डिसीजन पे आएगा। और लास्ट में क्या है, डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है कि जो उनको क्या करना पड़ता है कि डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिस डिपार्टमेंट में वो बैठे हुए हैं, जिसकी कमेटी उन्होंने डिजाइन की हुई है, वो उसी से रिलेटेड डिसीजंस मेकिंग करेगी। अगर वो ऑडिट की है तो ऑडिट से रिलेटेड होगी, ऑडिट में हमने कहा था इंटरनल एक्सटर्नल है, तो वो दोनों से रिलेटेड वो डिसीजन मेकिंग करेगी। रिम्यूनरेशन का है तो रिम्यूनरेशन से रिलेटेड वो डिस्कशन करेगी। अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेगी। तो वो अपने जो है उसी जिस मकसद के लिए वो बनाई गई है उसी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेगी। सो इन्होंने भी जो है थोड़ा सा जनरली एक एक लाइन इसके बारे में लिखी हुई है। कहता है कि द कमेटी कैन ब्रेनस्टॉर्म न्यू आइडियाज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि नए आइडियाज दे सकते हैं कि ऑडिट को लेट से कैसे जो है मजीद ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, रिम्यूनरेशन वाले मजीद कैसे रिम्यूनरेशन इंसेंटिव पैकेजेस दिए जा सकते हैं, उसके बारे में सोचा जा सकता है। सेकंड बात कहता है कि they allow a number of people with different skills and knowledge to work together in a coordinated manner। जाहिर सी बात है डिफरेंट स्किल के लोग जो है आप हायर करते हो, जो क्या कर सकते हैं, जिनका स्कोप वाइड होगा और डिसीजन मेकिंग जब होगी तो प्रॉपर तरीके से होगी और आपके पास एक कोऑर्डिनेटेड मैनर होगा, वन साइडेड डिसीजंस नहीं होंगे। दे कैन एक्ट एज अ डिलेइंग मैकेनिज्म। ज़्यादातर जो है इसको इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई केस या कोई प्रॉब्लम को डिले करना हो तो वो क्या कर देते हैं कि उसके लिए कमेटी तश्कील देते हैं। तो कमेटी क्या करती है, वो जीरो से स्टार्ट लेती है, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करती है और फिर उसके बाद कहीं जाके वो एक रिजल्ट पे आती है, तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको हम डिलेइंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। दे कैन हेल्प टू मेक और इम्प्लीमेंट डिसीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि जब हमने उसको अथॉरिटी दे दी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग की, उनके पास अथॉरिटी होती है। दे कैन ओवरसी फंक्शन और प्रोसीजर, ठीक है, कि ये जो है किसी फंक्शन को या प्रोसीजर को भी जो है देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स आर कमिटीज फॉर्म टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रीचिंग लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स। कि जो है जो पब्लिक ओवरसाइट आपके पास बनाई गई है बोर्ड कमेटी, आपके पास जो बेसिकली बनाई गई थी वो रिस्क को कम करना है कि अगर कोई जो है कानूनी रिक्वायरमेंट्स जो है उससे निकल रही है, या जो है वो जो कानून उनको दिया गया है या जिसके अकॉर्डिंगली उनको जो है अपनी पॉलिसीज बनानी है, अगर वो इसको ब्रीच करती है तो वो उसको देखेगी, उसको जो है क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। दे कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। जाहिर सी बात है कि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो है क्या करती है, डिटेल प्रोवाइड करती है, डिस्कशन प्रोवाइड करती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसी के रिलेटेड जो है फाइंड आउट करेगी, जो उनके लिए जो है एक खास इशू होगा, उससे मुतालिक वो जो है उसके बारे में रिसर्च करेगी कंप्लीटली। थर्ड कहता है कि टाइप्स ऑफ कमेटी यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो है किस किस्म की कमेटीज डिजाइन दे सकती है, तो कहता है कि जी आपको इन कमेटीज के बारे में पेपर के परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए। पहली एग्जीक्यूटिव कमेटी,
जिसका तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी किस लिए बनाई जाती है, कि वो क्या करेगी, कहता है कि दिस इज अ कमेटी विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स व्हिच मीट्स फ्रीक्वेंटली टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव है, मैंने आपको कहा था कि एग्जीक्यूट करती है, कंपनी को चलाती है, रन करती है, तो उनके सारे के सारे जो है जो पावर अपना यूज करेगी, वो किस लिए यूज करेगी कि कंपनी की जो है या ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। सेकंड कहता है कि स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या है कि दीज आर फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑन अ परमानेंट बेसिस, कि आपके पास एक खास मकसद के लिए ये बनाई जाती है और परमानेंट बेसिस पे होती है। जैसे एथिक्स कमेटी होगी कि एक खास प्रॉब्लम जो है, एथिक्स का इशू आ रहा है, जैसे अभी हम देखें तो अमेरिका वगैरह में क्या चल रहा है, रेसिज्म का इशू चल रहा है, ठीक है, तो अब ये एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप अपने वर्किंग कंडीशंस में आप जो है इस चीज़ को ब्रीच करते हो कि आप जो है रेसिज्म लेकर आते हो, या आप एजिज्म पे बात करते हो, एज पे फैक्टर पे बात करते हो कि जी ये जो है इससे ज़्यादा एज वालों को हम नहीं लेंगे, या जो है इस एज वाले सही काम नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट जो है नेगेटिव थॉट्स रखते हो, तो उसके लिए आप जो है कमेटी तश्कील देते हो। दूसरी जो आपका जो है कमेटी बनती है वो क्या है, एडहॉक कमेटीज है। These are formed to complete a particular purpose, task and may well be a temporary. अब इसमें जो है दोनों में फर्क क्या है, स्टैंडिंग में एडहॉक में, कि एडहॉक जो है आपके पास क्या है, टेम्पररी नेचर पे होगी, मकसद इसका भी होगा कि खास जो है टास्क के लिए या लिए जो है या पर्पस के लिए बनाई गई है। जबकि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, वो परमानेंट बेसिस पे उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आपकी जो है अदालत वगैरह जितनी भी होती है, तो वो एक कमेटी तश्कील दे देती है कि जी इससे रिलेटेड एक कमेटी हम तश्कील दे रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को देख सके, तो उसके लिए जो है वो एक टेम्पररी बेसिस पे होती है, जिसको हम कहते हैं एडहॉक। लास्ट में एक और कमेटी आ जाती है, वो है सब कमेटी। दिस इज सिंपली अ सबऑर्डिनेट कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय पेरेंट कमेटी। दिस could look into a particular issue as a way of helping parent committee deals with its workload। ठीक है, जैसे अब आपके पास जो है क्या है कि ऑडिट कमेटी है, तो वो क्या कर लेती है, लेट से एक और कमेटी बनाती है, इंटरनल ऑडिट कमेटी। तो अब वो जो है किसके लिए काम कर रही है, आपके जो पेरेंट का जो है कमेटी है, ऑडिट कमेटी, उसके लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, क्योंकि अब वो जो है इंटरनल और एक्सटर्नल को लेट से वो जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वर्कलोड ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या कर लिया, इंटरनल के लिए अपनी ऑडिट कमेटी बना ली और एक्सटर्नल के लिए अपनी अलग कमेटी बना ली। तो वो जो पेरेंट है आपके पास ऑडिट कमेटी, उसको वो हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है एक कमेटी बना सकते हो, जिसको हम कहते हैं सब कमेटी। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है आपको, ठीक है, यही चीज़ें सारी की सारी रिपीट है कि आपके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो है क्या करती है, ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, रिम्यूनरेशन कमेटी बनाई जाती है, एथिक्स कमेटी जो है बनाई जाती है, उनके बारे में आपको एग्जांपल दिया कि कंपनीज के अंदर जो है ये कमेटीज जो है आपको नॉर्मली नजर आती है, ठीक है, एथिक्स की और रिम्यूनरेशन की कमेटीज नजर आ जाती हैं, जो इन प्रॉब्लम्स को अपने रिलेटेड एरियाज में सॉल्व करने की कोशिश करती है। फायदा क्या है कमेटीज बनाने का, तो हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है जिस मकसद के लिए हम बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या हुआ, कहता है कि कमिटीज़ ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क। कि जो टास्क उनको मिला हुआ है उसके लिए नॉलेजेबल लोग आ जाते हैं, उनके पास अपनी स्किल्स होती हैं, और वो स्किल्स और अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, आपको एक बेहतर इंसाइट प्रोवाइड करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। दूसरा कहता है कि committees tend to slow decision making process down. This means that hasty, poorly considered decisions are less likely to be made. जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पे हमने कहा कि डिलेइंग मैकेनिज्म के थ्रू भी इस्तेमाल होते हैं, तो जब आप क्या करते हो कि कमेटी के पास बात चली जाती है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को जज करती है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करती है, फिर कहीं जाके वो डिसीजन लेती है। Decisions are likely to be made accepted by the organization as they have been made by a committee with representatives from many departments। ठीक है, और इनको जो है मैंने जैसे हमने कहा कि अथॉरिटी इनके पास, तो जब अथॉरिटी है तो जब वो डिसीजन लेंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है, क्योंकि वो उस कंपनी के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस कंपनी जो है वो डिपार्टमेंट के। कहते हैं कि एज मेंशन्ड अर्लियर सेटिंग अप कमिटीज कैन डिले द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाइंग कंपनी टाइम। और फिर अगर कोई इशू इस तरीके से हो जहाँ पे कंपनी चाहती है कि उसको टाइम मिल जाए, तो वो कहती है कि चले जी हम इसके लिए कमेटी तश्कील देते हैं, ये क्या करेगी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इस ड्यूरेशन के अंदर तब तक कंपनी को टाइम मिल जाता है कि वो खुद भी पर्सनली उस चीज़ को एनालाइज कर सके। मोर पीपल इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज मोटिवेशन। ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होंगे तो एक अच्छा बेहतर डिसीजन
आपके पास आ सकता है। तो लोग इसको जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी कंसिडर करते हैं कि जी इंसाफ हो सकता है, एक बेहतर जो है हमें रिजल्ट मिल सकता है इससे। लास्ट में कहता है कि collectively responsible means that no individual member of the committee is likely to be held responsible for consequences of committee's recommendation. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वन साइडेड डिसीजन नहीं है, तो फिर आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। ओवरऑल जो कमेटी ने डिसाइड कर लिया, अगर वो जो है कंपनी के लिए फायदे में बेहतर रहा या उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो गई, तो अब वो जो है कमेटी का डिसीजन था, एक बंदे का नहीं था। तो आप किसी एक बंदे के लिए जो है बायसनेस अपने माइंड में नहीं लेकर आ सकते हैं। फायदों के साथ कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक है, सबसे पहली बात उसी के साथ आगे टाइम के साथ, ठीक है, कि स्लो डिसीजन मेकिंग हो रही है। स्लो डिसीजन मेकिंग आपके लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है और आप उसके लिए कमेटी दे रहे हो, और कमेटी जो है वो इतने लंबे अरसे के दौरान जो है उस पर सोचती है और फिर फैसले तक आती है, तब तक आपसे वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो सकती है। फिर कहता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी मींस दैट नो इंडिविजुअल इज लाइकली टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कमेटी, रिड्यूसिंग द मोटिवेशन ऑफ कमेटी मेंबर्स। और फिर जब आप इस तरीके से जो है, जब कंपनी जो है कोई जो कमेटी जो है कोई गलत डिसीजन ले लेती है, तो अब आप उसमें से किसी एक बंदे को तो जो है वो कर नहीं सकते। तो इससे जो है परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है, मोटिवेशन लो हो सकता है। लेट से एक बंदे ने जो है अपने डिसीजन डोमिनेट कर दिया, उसने कहा कि नहीं जो भी होगा इस तरीके से करो, बस बात खत्म हो गई। तो अब जब डिसीजन आ गया तो लोग तो यही कंसिडर करेंगे कि ये कमेटी का डिसीजन था, उसमें इस इंडिविजुअल को तो पता नहीं चलता। तो लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट वाले उसमें डिस्करेज होने शुरू हो जाते हैं, जो उस कमेटी के मेंबर्स हो जाते हैं। Members of committee may wish to further the objectives of their own departments. This can lead to conflict within the committee, affecting its effectiveness. ठीक है, और फिर कुछ मेंबर जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे डिपार्टमेंट को फायदा हो जाए, उसके अगेंस्ट जो है वो डिसीजन की तरफ नहीं जाते। तो वो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो जो है जो आप रिजल्ट्स लेकर आते हो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। Committees tend to work based on compromise between the various members. This may means that they fail to recommend decisive action where needed. फिर कंप्रोमाइज ही चलेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि हर बंदा जो है जब अपनी राय दे देता है, तो जो उसमें से बेस्ट जो जिसको लगेगी डिसीजन मेकर को, वो उसमें से चूज कर लेगा, और बाकी मेंबर्स कहेंगे कि चले ठीक है, जो आपने इत्तेफाक कर लिए तो बस यही सही होगा। कमेटी नॉर्मली ओनली अटेंड कमेटी पार्ट टाइम। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो एज ए पार्ट टाइम इसको ज्वाइन करते हैं। तो जब वो पार्ट टाइम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो इसको इतना जो है सीरियस भी नहीं लेंगे। जब इसको सीरियस नहीं लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी स्लो हो जाएगी। कि आप जब जब वो है कमेटी वाले फारिग होंगे अपने काम से, तो फिर वो वहाँ पे आएंगे और फिर उस इशू पे सोचेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे। तो आपके पास जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और दूसरा जो है आपके पास वो डिसीजन इतना फ्रूटफुल नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एज ए पार्ट टाइम इसको कंसिडर करें। और लास्ट में कहा कि सम एक्सपीरियंस कमेटी मेंबर्स में डोमिनेट, और जो एक्सपीरियंस होगा जैसे मैंने आपको कहा, तो वो इसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको इस तरीके से किया था, इस तरीके से इसको होना चाहिए। तो बाकी जो इन एक्सपीरियंस होंगे उन पे जो है वो अपने इन्फ्लुएंस शो करने की कोशिश करेगा। और वो जो है जो डिसीजन होगा वो इतना पार्टिसिपेटिव नहीं होगा जितना वन साइडेड जाने की कोशिश कर रहा होगा। कुछ की रोल्स हैं आपके पास कमिटीज के जो वो परफॉर्म करती है। ठीक है, नंबर पहले आपके पास वन आ जाती है, जिसमें जो है एक बंदा होता है चेयरपर्सन। ठीक है, जो क्या करता है कि डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, पहले जो है हमारे पास ये वर्ड चेयरमैन होता था, लेकिन फिर जो है जब फीमेल्स और इनके जो है वो आने शुरू हो गई, इस पोजीशन पे बैठना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये वर्ड तो टोटली बाइस्ड है। तो अब उन्होंने जो है इसको चेंज कर दिया चेयरपर्सन में। तो चेयरपर्सन कहता है कि मस्ट हैव सबसे इम्पोर्टेंट साउंड नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट रेगुलेशंस। उसके पास जो है पूरी इंफॉर्मेशन, बेहतर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं वो उसको जानता हो, तो फिर ही काम हो सकता है। क्योंकि उसने क्या करना होगा कि कमेटी को लीड करना होगा, कमेटी के डिसीजंस लेने होंगे, तो उसको डिसीजंस का पूरा तरीका पता होना चाहिए। एंड अवेयरनेस ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर, कि उसको वर्बल तो सही है कि वर्ड से एक बंदा कह रहा है, लेकिन नॉन वर्बल उसके एक्शंस को भी देखना है कि वो किस तरीके से इसको जो है ऑब्जर्व कर रहा है। वो बंदा जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जुबानी ही सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, या वाकई ही जो है वो इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके नॉन वर्बल बिहेवियर को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्किल ऑफ समराइजिंग, जाहिर सी बात है कि अगर आप डिसीजन को क्लोज कर रहे हो तो उसकी समरी देने का स्किल भी उसके पास होना चाहिए। ये ना हो कि बस मीटिंग दरमियान में खत्म हो जाए, उसका कोई ना कोई कंक्लूडिंग पॉइंट तक ले जाना भी उसके पास स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं स्किल इन कम्युनिकेटिंग रूलिंग्स क्लियरली बट टैक्टिकली, टैक्टफुली,
कि वो जो है अपने जितने भी रूल्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ तक पहुँचाए, बल्कि सिर्फ पहुँचाना ही नहीं है, उसके पास स्किल होना चाहिए कि वो उनको बेहतर तरीके से वो काम भी करवाए, उसको डील भी कर सके बेहतर तरीके से। उसके बाद कहते हैं द एबिलिटी टू साइलेंस पीपल इन अ फर्म फ्रेंडली मैनर। ठीक है, और वहाँ पे जो है सिर्फ डिक्टेटरशिप का तरीका ना हो कि कोई उसके अगेंस्ट होता है तो वो सबको जो है अगेंस्ट चला जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं करेगा, बल्कि उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, फ्रेंडली तरीके से उस मसले को देखे, लोगों को खामोश कराए और उस जो है बात पे इत्तेफाक करवाए जो वो चाहते हैं, ठीक है? या जो है जो आप चाहते थे, तो उन सब की जो है कंक्लूजन को बेहतर तरीके से आप दूसरों पे इम्प्लीमेंट कराओ, तो वो स्किल भी उसके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू बी डिसिसिव, उसके पास जो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजंस वगैरह ले सके। स्किल्स इन कम्युनिकेटिंग रूलिंग क्लियरली बट टैक्टफुली, वही बात दोबारा इन्होंने की हुई है कि उसके पास स्किल्स होने चाहिए कि इस सब को प्रॉपर तरीके से वो डील कर सके, मैनेज कर सके कि किस तरीके से जो है अपनी बात उसने मनवानी है और लोगों को भी जो है राजी करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है, वो है आपकी कि द चेयर इज अ क्रूशियल रोल दैट इन्वॉल्व्स गाइडिंग द प्रोसीडिंग्स एट कमेटी मीटिंग। जो बातें हमने वहां पे देखी उसी से ही रिलेटेड है। पहली बात कहता है कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है चेयर पर्सन, कीपिंग द मीटिंग ऑन स्केड्यूल एंड एजेंडा। सबसे जरूरी बात कि जो मीटिंग का एजेंडा है, जो जिस मकसद के लिए मीटिंग अटेंड हुई है, वो उसी मकसद पे उसको पूरा कराए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी, और उसी स्केड्यूल पे कराए जो उसको प्रोवाइड किया गया है। एक्स्ट्रा जो है उसमें मीटिंग्स को इधर-उधर नहीं निकालना, बल्कि अपने जो है ऑनलाइन इसको लेकर जाना होगा, जो इसका मकसद है। सेकंड, मेंटेनिंग ऑर्डर, ठीक है? कि एंश्योरिंग दैट ओनली वन पर्सन एट अ टाइम स्पीक्स। सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग में यही बात होती है कि एक बंदा एक टाइम पे बोलेगा, तो एक बेहतर तरीके से मीटिंग चल सकती है। इसके बाद कहते हैं इम्पार्शियलिटी, कि the chair must ensure that all parties have a reasonable opportunity to speak and express their views। सबको मौका मिले, सब अपनी राय दे सकें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चेयर पर्सन का काम यही है। समिंग अप, हमने कहा कि वो कंक्लूजन बेहतर दे सके। एंड चेकिंग एंड साइनिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और जब मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद वो देखे कि मीटिंग में जो बातें हुई थी, ठीक है, उसको मिनट्स कहते हैं, तो उनको एनालाइज करें, उनको देखें कि हाँ वही बातें लिखी गई है, यहाँ पे नोट की गई हैं जो हमने मीटिंग में डिस्कस की थी, तो वो जो है इन चीज़ों को भी देखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन इसमें आ जाता है वो है सेक्रेटरी का, ठीक है? कि जो दूसरा रोल आपके पास आ जाता है वो है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए कहता है कि दिस इंडिविजुअल अंडरटेक्स ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू द कमिटी एंड सपोर्ट्स द चेयर इन एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ कमिटी। कि ये बंदा क्या करेगा, उस कमेटी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो है अपना सारा का सारा रोल परफॉर्म करेगा, ठीक है? जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है चेयरपर्सन का, तो वो उसके लिए काम परफॉर्म करता है सारे के सारे। सो कहता है कि क्या रोल्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कहता है कि मीटिंग से पहले वो क्या करेगा कि उसके लिए टाइम फिक्स करेगा, जगह की बुकिंग करेगा, और जितने एजेंडा और जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस मीटिंग के लिए, वो सारी की सारी इकट्ठी करेगा, और मीटिंग को जो है एक शेप देगा कि जी मीटिंग स्टार्ट हो सके। ड्यूरिंग द मीटिंग उसका रोल क्या है, असिस्टिंग द चेयरपर्सन, मेकिंग नोट्स, एडवाइजिंग द चेयरपर्सन ऑन पॉइंट्स ऑफ प्रोसीजर। तो वो क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा, ठीक है, चेयरपर्सन को, कि ताकि मिनट जो है जो मीटिंग है वो इन लाइन चल सके, उसके जो है जो बातें हो रही हैं वो नोट कर सके, और फिर जो जो प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं उस पर उनको क्या करें, एडवाइस भी करें कि ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, ये स्टेप्स होने चाहिए, तो जो है चेयरपर्सन को प्रॉपरली वो गाइड कर सकेगा, क्योंकि ये क्या करे, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है। फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसका रोल क्या होगा, प्रिपेयरिंग मिनट्स, मीटिंग के बाद जो पॉइंट्स होंगे उनको तैयार करेगा कि ये पॉइंट मीटिंग में डिस्कस हुए थे। एक्टिंग ऑन एंड कम्युनिकेटिंग डिसीजंस, ठीक है, कि जो डिसीजंस ली गए हैं उसको आगे लेकर जाएगा, सबको बताएगा और उस पर अमल दरामद करवाएगा। डीलिंग विद करस्पॉन्डेंट्स, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, इश्यूज होंगे, क्यूरीज होंगी लोगों की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लास्ट में चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट समरी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने स्टार्ट में भी दे दिया था, ठीक है, कि आपने हमने देखा इसमें कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल हमने देखा इसमें, ठीक है, कि क्यों अलग होनी चाहिए, तो हमने कहा कि शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए शेयर होल्डर्स जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो कंपनी को रन कर सकें। फिर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने जो है नॉन एग्जीक्यूटिव को देखा,
ठीक है, उसके रोल्स को देखा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए उसका एनालाइज करना। एग्जीक्यूटिव तो जाहिर सी बात है डेली उसमें काम करता है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव क्या करता है उसके बारे में हमने देखा। हमने रिम्यूनरेशन जो है कमिटीज का जिक्र किया, जिसमें हमने रिम्यूनरेशन कमेटी और ऑडिट कमेटी को डिस्कस किया था। सीएसआर के बारे में हमने जिक्र किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से वो जो है देखेगा कि स्टेक होल्डर्स कौन हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं। लास्ट में हमने देखा कि कुछ और कमेटीज़ भी हमारे पास बनाई जाती हैं, उनके मकसद क्या होते हैं, किस लिए हम बनाते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, चेयरपर्सन का रोल क्या है और सेक्रेटरी का रोल क्या है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व होती हैं, जो आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।